So hello students, in this next compiler design video lectures मैं जो होता है कोड जनरेशन जो लास्ट फेज होता है उसमें जो डिफरेंट इश्यूज है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट होता है कि कोड जनरेशन इश्यूज क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। So code generator converts the intermediate presentations of source code into a form that can be readily executed by the machine। इसका मतलब है एक जो सोर्स कोड हमने इससे पहले जो पढ़ा था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, तो उससे जो हमारे पास सोर्स कोड जनरेट होता है यानी डिफरेंट काइंड ऑफ थ्री एड्रेस कोड बनते हैं, वो हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी रिप्रेजेंटेशन को हो जाता है हम एग्जैक्टली इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके इजीली, यानी एक रेडी फॉर्मेट में हम उसको तैयार कर देते हैं। तो ये कोड जनरेटर का काम होता है। एंड ए कोड जनरेटर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए करेक्ट कोड, यानी अब ये मान के चलते हैं कि इनमें से अगर जो भी उसको मिलेगा यानी फाइनली जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम से एग्जीक्यूशन मोड का होगा, यानी उसके बाद अगर कोई गलती आती है तो उससे वो कुछ नहीं कर सकता, यानी रेडी मोड में होना चाहिए, वो करेक्ट मोड में भी होना चाहिए और रेडी मोड में भी होना चाहिए, ये उसके कंसेप्ट में आएगा। अब आता है कि डिजाइनिंग ऑफ कोड जनरेटर शुड बी डन इन सच ए वे दैट इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, टेस्टेड एंड मेंटेन। इसका मतलब होता है कि कोड बनने के बाद यानी कोड जनरेटर के बाद, कोड बनने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको रीड ही नहीं कर सकते हैं, उसको डिबग नहीं कर सकते हैं या उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं या उसका मेंटेनेंस अगर करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोड जनरेट करके देना है हमको जिससे कि वो इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है, उसको टेस्ट भी कर सके या फिर उसको अगर मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेन भी कर सकते हो। कोड जनरेटर का काम ये होता है, यानी फाइनल कोड बना नहीं है, फाइनल कोड इससे बनेगा लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी मशीन लेवल के क्लोज होगा, यानी जब मशीन उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा। अब ये आते हैं कि कोड जनरेटर के जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, यानी कोड जनरेटर एल्गोरिथम जब आप बनाते हैं या हम जब बनाते हैं तो वी हैव सम इश्यूज आर देयर। देयर आर द सेम सेवन मेजर इश्यूज आर देयर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनपुट टू द कोड जनरेटर। सो इसका मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं। सेकेंड, टारगेट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए ताकि इंप्लीमेंट हो सके। फिर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, यानी पूरा कोड जब रन करेगा तो मेमोरी को कैसे मैनेज करेगा, एग्जॉस्ट मेमोरी यूज ना करे, मिनिमाइज करे, ऑप्टिमाइज वे में काम करे। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, किस तरह से इंस्ट्रक्शन का सिलेक्शन करे कि उसका एग्जीक्यूशन इजी हो। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर एलोकेशन, जो सीपीयू का मेन जो टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें सीपीयू अपने एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है बाय यूजिंग दिस रजिस्टर्स, उनका एलोकेशन कैसे हो। मेमोरी का जैसे एलोकेशन है वैसे ही रजिस्टर एलोकेशन भी है। फिर उसके बाद जो होता है चॉइस ऑफ जो आपके पास इवैल्यूएशन ऑर्डर होता है कि किस तरह से किस ऑर्डर में इवैल्यूएशन होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर अप्रोचेस टू द कोड जनरेशन, उसके बाद फाइनली जब ये सब चीजों पे हम ध्यान देखते हैं, 1 to 6 हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्या अप्रोच लगाए कि हमारे पास फाइनल कोड डिफाइन होता है, यानी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिससे कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके, बाद में चाहे तो उसका टेस्ट भी कर सकते हैं और मशीन उसको एग्जीक्यूट करे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला इश्यू जो होता है इनपुट टू द कोड जनरेटर, यानी हम इनपुट क्या देंगे। तो जनरली मैंने पहले भी यही बताया था, द इनपुट टू द कोड जनरेटर इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द फ्रंट एंड, यानी इससे पहले जो फेज था इंटरमीडिएट कोड जनरेटर वो इसको क्रिएट करता है along with the information in the symbol table that determine the runtime address of the data object denoted by the name in the intermediate representation। तो इसका मतलब है इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो होता है इंटरमीडिएट कोड और उसमें जो सिंबल हमने यूज किया जैसे फॉर एग्जांपल T1 T2 X Y Z जो यूज किया है उसका इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिलेगा, सिंबल टेबल। तो यानी सिंबल टेबल एज वेल एज इंटरमीडिएट कोड, ये दोनों की जरूरत होती है इस कोड जनरेटर फेस में। इसके बाद जो होता है इंटरमीडिएट कोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम लोग क्वाड्रुपल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रिपल फॉर्म में भी, इनडायरेक्ट ट्रिपल में, पोस्ट फिक्स नोटेशन में, थ्री सिंटेक्स ट्री में, डैग में, यानी इनमें से किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम इनपुट दे सकते हैं कोड जनरेटर को। फिर एज्यूम दैट they are free from all the syntactic and state semantic errors, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम, हम यही मान के चलेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब चीजें नहीं होनी। एंड द नेसेसरी टाइप चेकिंग हैज टेकन प्लेस, टाइप चेकिंग को भी उसने ऑब्जर्व कर लिया है और उसको रिमूव कर दिया है। एंड द टाइप कन्वर्शन ऑपरेशन हैव बीन इंसर्टेड
whenever necessary। इसका मतलब है यूजर ने अगर मान लो टाइप कन्वर्शन कुछ नहीं किया है तो मशीन यानी जो इसके पहले वाला फेज है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो नेसेसरी एक्शन लेना था, जो इंसर्ट करना था, उसको उसने ऐड कर दिया है। तो यानी ये मान के चलते हैं कि इसको जो कोड मिलेगा ये कोई चेकिंग नहीं करेगा, सीधा सीधा एज ए लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। अब सेकंड जो पॉइंट हमारे पास होता है टारगेट प्रोग्राम। तो इसका मतलब है जैसे इनपुट के बारे में हमने बात कर लिया, अब आ जाता है कि टारगेट प्रोग्राम क्या होना चाहिए। द टारगेट प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ द कोड जनरेटर। तो इसका मतलब है जब कोड जनरेटर एल्गोरिथम अप्लाई होगा और एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद जो उसका आउटपुट मिलेगा यानी वो सीधा सीधा मशीन उसको रन करेगा, यानी सीपीयू उसको रन करेगा। द आउटपुट में बी एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज, रिलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, यानी ये तीन लैंग्वेज में वो डिफाइन करता है। एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक मशीन को डिपेंडेंट करके उसके आर्किटेक्चर को बेस करके वो जनरेट करता है। तो इसका मतलब है उसी तरीके के सिमिलर आर्किटेक्चर यानी किसी और मशीन में उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इजीली चलेगा। जैसे ये बोला जाता है कि जैसे सपोज कर लो आप सी में कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसको आप पर्सनल पीसी में चला सकते हो, बट जैसे ही उसको मैकिंटोश में रन करने जाते हो तो वो नहीं रन होता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल कोड्स होता है, यानी वो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज में बन जाता है। फिर उसके बाद होता है रिलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज, यानी हम ऐसे जनरेट करते हैं कि जब उसको जरूरत पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मशीन आर्किटेक्चर वो उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करता है फिर असाइन करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीलोड, रीएलोकेट करने का काम करता है, रिलोकेटेबल। और तीसरा होता है मशीन असेंबली लैंग्वेज। तो ये एक थर्ड टाइप का लैंग्वेज है जिसमें एक इंटरप्रेटर यूज होता है, असेंबलर, और वो जो होता है एग्जीक्यूट करता है, यानी जो एग्जीक्यूशन होता है वो इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है। तो इस तरह से तीन टाइप के आउटपुट मिलते हैं हमको। सो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज क्या होता है? सो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज This conference will now be recorded. हाँ, तो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज जो होता है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एज एन आउटपुट हैज एन एडवांटेजेस दैट इट कैन बी प्लेस्ड इन फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था वो तीनों को इसमें ऐसे समझाया गया है। फिक्स मेमोरी एलोकेशन ले लेता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था मैकिन्टोश और पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, तो वो चीज यहाँ फॉलो होता है। इसके बाद जो होता है रिलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज, जैसे कि एज एन आउटपुट अलाउस सब प्रोग्राम्स एंड सब रूटीन्स टू बी कंपाइल्ड सेपरेटली एंड रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कैन बी लिंक टुगेदर एंड लोडेड बाय द लिंकिंग लोडर्स। तो इसका मतलब है ये इस तरह से होता है अगर हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं तो वो सेपरेटली एग्जीक्यूट होता है लेकिन वो आपस में फिर बाद में लिंकर एंड लोडर के थ्रू लिंक होता है। ये चीज के बारे में आप लोगों को पता ही है कि लिंकर एंड लोडर का काम क्या होता है। तो ये रिलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज होता है। और असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये असेंबली लैंग्वेज एज एन आउटपुट मेक्स द कोड जनरेशन इजियर। We can generate symbolic instructions and use macro facility of assembler in generating code। तो इसका मतलब है इससे जो आउटपुट आता है यानी इस असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में जो आउटपुट आता है कोड जनरेटर, उसको यूजर इजीली रीड भी कर सकता है, रीडेबल फॉर्म में भी होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। अब थर्ड जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। So mapping the names in the source program to address of the data object is done by the front end and the code generator। तो इसका मतलब है कि हम जो भी वेरिएबल का नाम देते हैं सोर्स प्रोग्राम में तो उसके जो एड्रेस होता है या उससे रिलेटेड एड्रेस होता है इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी इसका एक मैपिंग होना चाहिए। ये मैपिंग हमको सिंबल टेबल से यूज होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम मेमोरी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, यानी किस तरह से मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं, यानी हम नेम को मेमोरी के साथ कैसे एलोकेट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो होता है a name in the three address code is address statement refers to the symbol table entry। जो मैंने अभी बताया था कि इसकी जो जानकारी है उसको कहां से मिलता है, सिंबल टेबल से मिलता है। then from the symbol table entry a relative address can be determined for the name। तो इसका मतलब है हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो या यूजर जो भी वेरिएबल देता है तो उसका एक रिलोकेटेबल जो मेमोरी लोकेशन है वो सिंबल टेबल में एसोसिएट रहता है, यानी सिंबल टेबल में नाम रहता है, उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहता है और उसका जो डेटा टाइप्स है वो रहता है। तो इस तरह से वो यूज होता है। अब जाते हैं फोर्थ नंबर, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, यानी हम किस तरीके का इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सेलेक्टिंग द बेस्ट इंस्ट्रक्शन
will be improve the efficiency of the program। यानी हम किस तरीके का कोड लिखेंगे। याद होगा आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जिन लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आए हैं, उन्होंने सीओए में एक चीज पढ़ा होगा, 3 एड्रेस कोड, 2 एड्रेस कोड, 0 एड्रेस कोड। यानी उसमें एड्रेस कोड का मतलब होता है हम कितने इंस्ट्रक्शन में कितने वेरिएबल यूज करें, कितने ऑपरेंड यूज करेंगे, वन एड्रेस कोड में कितने ऑपरेंड, यानी जितने हम छोटा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे उतना ज्यादा ये एफिशिएंसी होगा। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन टाइप, यानी किस टाइप का इंस्ट्रक्शन यूज करना है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म। यानी अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो सारे इंस्ट्रक्शन एक जैसे होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो आप 2 एड्रेस कोड का यूज करते हो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के लिए, तो हमेशा वो 2 एड्रेस कोड का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 2 एड्रेस और 3 एड्रेस का मिक्स करोगे तो वो काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। और इंस्ट्रक्शन स्पीड एंड द मशीन इडियम्स also plays a major role when efficiency is considered। तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन यानी इंस्ट्रक्शन का स्पीड और मशीन के जो आइडियोलॉजी है या मशीन का जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसमें मतलब मेजर रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। And but if we do not care about the efficiency of the target program, then instruction selection is straightforward। तो इसका मतलब है अगर हम मशीन की एफिशिएंसी को या उसके रनिंग स्टेट को नहीं देखते हैं या उसके एग्जीक्यूशन को स्पीड को नहीं देखते हैं, तो फिर आप किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपके ऊपर है। फिफ्थ नंबर जो होता है वो होता है कि रजिस्टर्ड एलोकेशन। रजिस्टर्ड एलोकेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो सीपीयू के साथ जुड़े हुए रजिस्टर होता है, जो उसके साथ काम करता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यूज ऑफ रजिस्टर मेक द कंप्यूटेशन फास्टर इज कंपैरिजन टू द मेमोरी, सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रजिस्टर इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि रजिस्टर अगर नहीं होता है तो सीपीयू फास्ट वर्क नहीं कर पाएगा। तो सीपीयू कोई भी काम मेमोरी से डेटा को लेता है, रजिस्टर में स्टोर करके ही उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर सपोज कर लो रजिस्टर खाली नहीं होता है तब वो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन से यूज करता है, लेकिन उससे वो जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाता है रादर देन कि अगर वो रजिस्टर यूज करता है। द यूज ऑफ रजिस्टर्स आर सबडिवाइडेड इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स। यानी जो यूज करना है अगर हमको रजिस्टर को, तो वो 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके रजिस्टर का यूटिलाइजेशन करता है। वो 2 सब प्रॉब्लम्स क्या है देखिए। पहला कि ड्यूरिंग रजिस्टर एलोकेशन वी सेलेक्ट ओनली दो सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट विल बी रिसाइड इन द रजिस्टर एट ईच पॉइंट इन द प्रोग्राम। तो इसका मतलब है हम उन वेरिएबल का एक सेट तैयार करते हैं जो हमेशा रजिस्टर में स्टोर रहेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम में हमेशा उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जो होता है ड्यूरिंग ए सब्सिक्वेंट रजिस्टर असाइनमेंट फेज द स्पेसिफिक रजिस्टर इज पिक्ड टू एक्सेस द वेरिएबल। और उसके बाद जो रिमेनिंग जो वेरिएबल्स है या जो भी है उसका यूज टाइम टू टाइम वो जो फिक्स्ड हो गया उसको छोड़ के जो बाकी बचे हुए रजिस्टर है या वेरिएबल है उसको वो रजिस्टर असाइनमेंट करता है टाइम टू टाइम, अलग अलग फेजेस में उसको यूज करता है। तो ये होता है इसके 2 प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके यूज करता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो होता है हमारा 6 चॉइस ऑफ इवैल्यूएशन। यानी हम इवैल्यूएशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए। द कोड जनरेटर डिसाइड द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कोड। यानी जिस ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को एक मेंटेन करेंगे तो टारगेट कोड की एफिशिएंसी इजी हो जाएगी। उसके बाद होता है among many computational orders some will require only fewer register to hold the intermediate register। तो इसका मतलब है जब हमको इनपुट मिलता है एज ए फॉर्म ऑफ 3 एड्रेस कोड, तो उसके ऑर्डर को हम इस तरह से बनाते हैं ताकि रजिस्टर का भी यूज हो जाए, रजिस्टर का मिनिमम यूज हो जाए, जब उसकी जरूरत ना हो तो उसको रिलीव भी कर दो। तो इस तरह से हम ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सो हाउएवर पिकिंग द बेस्ट ऑर्डर इन जनरल केस इज डिफिकल्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, इसको आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स के जैसा ही होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हम कोड के ऑर्डर को यानी एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रजिस्टर हो जाए, यानी हम मल्टीपल रजिस्टर को एलोकेट ना करके एक ही रजिस्टर से पूरा काम हो जाए, ऐसे हम सोचते हैं। और लास्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज फाइनल अप्रोचेस टू द कोड जनरेटर। तो कोड जनरेटर मस्ट ऑलवेज जनरेट द करेक्ट कोड।
यानी कोड जनरेटर का हमेशा ये होता है कि जो चीज जनरेट होगा तो दैट विल बी फाइनलाइज, और वो अब उसमें क्या फ्लॉज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये चीज चेक नहीं होता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो ये जिम्मेदारी उसके प्रीवियस फेजेस की है, यानी इंक्लूडिंग द कोड जनरेटर। तो कोड जनरेटर का तो इंपॉर्टेंस उतना ये नहीं होता है जितना कि पहले जितने भी फेजेस है उसका इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए कोड जनरेटर सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट कर देता है जो उसको रिसीव होता है। तो जो भी चीज रिसीव होगा वो करेक्टली रिसीव होना चाहिए कोड जनरेटर में। तो वो आउटपुट जो होता है, ऑलवेज बी ए जनरेट द करेक्ट आउटपुट। It is essential because of the number of special cases that a code generator might face. तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होना चाहिए। ये कोड जनरेटर सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि इसके बाद जो भी होता है उससे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो सम ऑफ दिस डिजाइन गोल्स ऑफ कोड जनरेटर आर, तो इसको बेस करके अगेन जैसे कोड जनरेटर का खुद के 7 इश्यूज है, उसी तरह से 7th इश्यूज में भी कुछ मेजर जो गोल्स है उसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि करेक्ट होना चाहिए, जो कोड जनरेटर का जो आउटपुट है वो करेक्ट होना चाहिए, इजीली मेंटेनेबल भी होना चाहिए, टेस्टेबल भी होना चाहिए, और मेंटेनेबल तो मैं बोला ही गया है। तो यानी आपके पास ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें, करेक्ट, इजीली मेंटेनेबल एंड टेस्टेबल, ये होना चाहिए। तो कोड ऐसा होना चाहिए जिससे हम ये तीनों को फुलफिल कर सके।